स्टूडेंट्स स्टोरी। आज आपको एक ऐसे स्टूडेंट्स की कहानी बताने जा रहे हैं जो भिवंडी के एक स्लम एरिया से आते हैं, जिनके वालिद एक छोटी सी पान टपरी चलाते हैं। इनकी वालदा एक हाउस वाइफ है। इन कठिनाइयों के बावजूद आज के दौर में उन्होंने अपने बच्चे को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कराया है, जिन्होंने ये डिग्री हासिल करने के बाद भिवंडी शहर का नाम रोशन किया और भिवंडी के लिए एक मिसाल बने। आइए जानते हैं क्या होता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इसको कैसे किया जाता है। आइए इसकी तफसील जानते हैं उसी स्टूडेंट्स की ज़बान। मेरा पूरा नाम अफ़ान अब्दुल अजीज़ मोमिन। आपकी अम्मी का? परवीन मोमिन। और आपके वालिद साहब का? अब्दुल अजीज़ उस्मान डनी। प्राइमरी की स्टडी मैंने अब्दुल शकूर प्राइमरी स्कूल से की है। 5वीं से मैंने समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में एडमिशन लिया और वहीं तक अपनी एसएससी कंप्लीट की। एसएससी होने के बाद एचएससी के लिए 11-12 मैंने रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से साइंस के शेड्यूल। 12वीं कंप्लीट करने के बाद मैंने सीईटी का एग्ज़ाम दिया। सीईटी के एग्ज़ाम के बाद नागपुर की एक कॉलेज प्रियदर्शिनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग। ग्रेजुएशन के बाद एक गेट का एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखने के बाद मैंने मास्टर्स की एक कॉलेज पुणे में एक कॉलेज है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, उसमें एडमिशन लिया। उस टाइम पे आईआईटी के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन किसी वजह से आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल पाया। लेकिन डीआईआईटी की कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आईआईटी में एडमिशन लेने की तैयारी कंटिन्यू जारी रखा और फिर अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर में वापस से जब विंटर एडमिशन स्टार्ट होते हैं आईआईटी में, तब आईआईटी कानपुर में मुझे एमएसआर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। वहाँ पे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू देने के बाद आईआईटी कानपुर में मास्टर्स के एरोस्पेस डिपार्टमेंट में एडमिशन ली। कुर्बानियाँ तो बहुत थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सारी चीज़ें पार हो गई। सिर्फ मेरी नहीं, मेरे अम्मी अब्बू, घर वाले, बहुत सारे लोग थे जिनके मेरे कामयाबी के पीछे जिनकी कुर्बानियाँ थी। जैसे 12वीं के बाद एडमिशन का टाइम हो, उस टाइम पे माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि एडमिशन ले सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू, अम्मी और घर वालों ने कोशिश की कि हाँ एडमिशन लिया जाए, पैसों का इंतज़ाम कर लिया जाएगा। इस तरीके से काफ़ी दुश्वारियों का सामना करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे वालिद का ही है और उसके बाद मेरी वालिदा का। मेरे वालिद पान की दुकान चलाते थे बचपन से ही, और पान की दुकान चलाकर ही उन्होंने हम 5 बच्चों को बड़ा किया। तो हम 5 भाई बहन, 2 बड़ी बहनें अमीशा, निदा, फिर अरफात एक बड़ा भाई है, और फिर मैं और एक छोटा भाई अल्फैज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उस पान की दुकान को चलाते हुए ही हम 5 को पढ़ाया लिखाया और हम सभी को ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाया। जैसे अगर मेरी बड़ी बहन है, उसे बीएससी बीएड करवाया, आज वो टीचिंग कर रही है। उसके बाद मेरी छोटी बहन निदा को ग्रेजुएशन करवाया, डीएमएलटी कोर्स करके फिर बीएड करवाया, आज वो अमजदिया स्कूल में टीचिंग कर रही है। फिर मेरा भाई है, जिसे एमबीए कराया बीएमएस करवा के, आज वो अकाउंट्स की पोजीशन में है। मुझे मास्टर्स करवाया, मेरे छोटे भाई को एमबीए करवाया, वो भी आज अकाउंट्स की जॉब कर रहे हैं। हाँ ज़रूर, एक जो मैसेज मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि जिस तरीके से मेरी लाइफ में भी बहुत सारी दुश्वारियाँ थी, माली थी और एजुकेशन की दुश्वारी थी। जैसे कि 12th तक के यहाँ पर मैंने उर्दू मीडियम स्कूल से स्टडी की, उसके बाद डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेना ईजी नहीं था, क्योंकि उर्दू में जब आप एग्ज़ाम लिख रहे रहते हो, फिर सडनली आपका सारा सिलेबस और सारी चीज़ें इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है, तब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, या मेरे जो भी पहचान के रिलेटिव्स है जो भी मुझसे गाइडेंस लेते हैं, हमेशा यही बोलता हूँ कि परेशानी कितनी भी है, स्टडी कभी मत छोड़ना। क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह जो इस मुकाम पे हम पहुँच पाए हैं, मेरे वालिद हम लोग सब पहुँच पाए हैं, वो सिर्फ स्टडी की बिना पर है। अगर पढ़ाई नहीं होती तो हम इस मुकाम पर नहीं पहुँचते। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो होती है वो एयरक्राफ्ट की डिज़ाइनिंग और उसको मेंटेन करने की इंजीनियरिंग होती है। यानी इस शोबे में आप एयरक्राफ्ट उड़ता कैसे है, उसे डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसका इंजन किस तरीके से डिज़ाइन होगा, उसमें मटेरियल किस तरीके का यूज़ होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल से पढ़ते हैं। तो जब आप एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बन के बाहर आते हैं तो आप कैपेबल होते हो किसी भी इंडस्ट्री में जाके एयरक्राफ्ट की बेसिक डिज़ाइन करने के। कि अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट दी गई कि मुझे इस तरीके का एयरक्राफ्ट चाहिए जिसमें इतने पैसेंजर होंगे,
और वो इस ड्यूरेशन के लिए फ्लाई करना चाहिए, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि आप उसे डिज़ाइन कर सको और उसके बेसिक फंक्शन को समझ सको। ट्यूशन पढ़ाने में सबसे मतलब ट्यूशन बोले या घर की स्टडी बोले, मेरी दो बड़ी जो बहनें हैं वही मुझे बचपन से ट्यूशन पढ़ाई है। उन्होंने अपने घर में ही मुझे 10वीं 12वीं तक के ट्यूशन पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने मदद की इसमें। तो सबसे पहले मेरे वालिद, फिर मेरी वालिदा है, फिर मेरे बड़े भाई है और मेरी दोनों बड़ी बहनें हैं। ये 3 लोग ऐसे हैं जो मेरी 2 बड़ी बहनें और भाई है। इन लोगों ने हमेशा जो भी माली दुश्वारी आई घर के ऊपर, हमेशा इस चीज़ों को संभाले रखा और कभी घर का बोझ कराने नहीं दिया। मेरा जो छोटा भाई है उसने हमेशा मेरे अब्बू का साथ दिया। जब मैं ग्रेजुएशन के लिए यहाँ से बाहर चला गया, वो दुकान पे अब्बू का बैठ के हाथ बटाता था और उसने बहुत साथ दिया। फिर मेरे जो मामू लोग हैं, जो मेरे दोनों चाचा है, अबरार चाचा, इरफान चाचा, उन दोनों ने भी काफ़ी साथ दिया, हर जगह पे खड़े रहे। मेरे चारों मामू हमेशा हर चीज़ में मेरे साथ खड़े रहे। अगर कुछ भी परेशानी आती, कहीं आना जाना लगता, कुछ माली दुश्वारी आती, हमेशा खड़े रहते। वसीम भाई है जिलानी मेडिकल वाले, मोहम्मद भाई है, और सबसे इम्पोर्टेंट राहुल माकड़े सर जो है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। DRDO की एक सबसे पुरानी लैब है हैदराबाद, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी, जहाँ पे सारा एरोस्पेस का काम होता है और मिसाइल्स बनाए जाते हैं अपने इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए। जब मैं IIT कानपुर में मास्टर्स कर रहा था, उस वक्त मुझे अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में 8 महीने DRDL की उस लैब में काम करने का मौका मिला। सबसे अच्छी बात उस लैब की ये है कि उस लैब को जो मेरे रोल मॉडल है APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने ही उसका फाउंडेशन डाला और उन्हीं के एजाज़ में एंट्री गेट पर ही उनका नाम लिखा गया है बड़ा सा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स, जो एक अपने आप में ही बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। अभी करंटली मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी है वेस्टस विंड टेक्नोलॉजी, जो कि विंड टर्बाइंस बनाती है, उसमें एज अ कंट्रोल इंजीनियर की पोस्ट पे लिया गया है। ये कंपनी डेनमार्क में, इस कंपनी का हेडक्वार्टर डेनमार्क में है और फिलहाल ये तमिलनाडु के चेन्नई में है। जी ज़रूर, एक बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि आप जब भी कहीं पे, चाहे एरोनॉटिकल का ग्रेजुएशन था, चाहे वो मास्टर्स था IIT कानपुर से, आप जब कहीं भी जाते हो तो आप एक रेशो देखते हो कि हमारे मुस्लिम बच्चे और जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। मतलब करीब अगर आप देखें तो 1:100, 2:100, इस तरीके का डिफरेंस देखने मिलता है। लाइक हार्डली 1%, 2% या 5% मुस्लिम देखने मिलते हैं। तो हमेशा मैं अपने मुस्लिम लोगों को यही कहता हूँ कि आप लोगों को, अगर हमें हमारे करंट पोजीशन चेंज करनी है, हमारे कौम के हालात चेंज करने हैं, तो हमें सिर्फ पढ़ते रहना चाहिए। और मुस्लिम में हमेशा लड़कियों को बहुत कम पढ़ाया जाता है और उसके ऊपर लड़कों की पढ़ाई को तरजीह दी जाती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि लड़कियों को भी बढ़ने का मौका दे, ताकि वो भी दीन के साथ साथ दुनिया में भी नाम कर सकें। तो शोबे में जाना काफ़ी आसान है। जैसे आप 12th साइंस से कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होता है। फिलहाल हमारे महाराष्ट्र में CET के थ्रू 2 या 3 कॉलेजेस में ही एडमिशन होता है। एक है अन्ना साहेब डांगे कॉलेज सांगली में जो है, और दूसरी प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर में। इसके अलावा अगर आप JEE का एग्ज़ाम लिखते हैं, JEE मेंस और एडवांस क्लियर करते हैं, तो आपका एडमिशन का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि ऑल ओवर इंडिया में सारी IITs में एरोस्पेस, जितनी पुरानी IITs है 6 या 7, उस तमाम IIT में एरोस्पेस के कोर्सेस अवेलेबल है। तो आप डायरेक्टली 12th साइंस से कंप्लीट करने के बाद इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा BSc एरोनॉटिकल भी करके एक फील्ड होती है, जिसके थ्रू आप एरोस्पेस फील्ड से कनेक्ट हो सकते हो। अभी तो अर्ज़ यही है कि आगे जिस तरीके से मुझे लोगों ने मदद करके आगे बढ़ाया, मेरी भी कोशिश यही है कि अगर कोई ज़रूरतमंद है जिसके लिए मैं मदद कर सकूं, चाहे वो माली हो, अगर माली ना हो सकी, जैसे गाइडेंस करना हो या कुछ भी तरीके का हो, इस तरीके से हमारे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप देखें, अगर फैयाज सर है काउंसलिंग करते हैं, फ़हीम सर है काउंसलिंग करते हैं, और भी बहुत सारे लोग जो काउंसलिंग कर रहे हैं, उस तरीके से मुझे भी इंटरेस्ट है कि मैं आगे चल के लोगों को गाइड करके उनको भी बताऊं कि हाँ, किस तरीके से आप आगे काम कर सकते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे कि एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ। मेरे घर वाले, जो मेरे अम्मी अब्बू, मेरे दोनों बहनें, मेरे दोनों भाई, मेरे दोनों चाचा, चारों मामू, खाला, बुआ लोग, और मोहम्मद भाई, वसीम भाई जिलानी मेडिकल वाले, फैयाज सर है, और जैसे ही मेरे दोस्त हैं अज़जाद और इबाद, जैनब, ये सारे लोगों ने
बहुत मेरा साथ दिया हमेशा। तो इन लोगों का मैं दिली तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं जिनका मैं नाम शायद नहीं ले पा रहा हूँ, उनसे माजरत चाहूँगा, लेकिन काफ़ी लोग थे जिन्होंने हर मोड़ पर मेरे साथ खड़े रहे और साथ दिया। अजीज भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके बेटे ने आपका नाम रोशन कर दिया है, जो कि हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे अपने माँ बाप का नाम इतना उजागर करे जो आज आपके बेटे ने किया है। तो आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह का सोचता हूँ कि हर बच्चा ये लाइन में जाए, जैसे मेरा बच्चा गया ये लाइन में। हर बच्चा मुसलमान है ये लाइन में जाए। बहुत तकलीफों का सामना पड़ा उसकी कोई गिनती नहीं कितनी तकलीफों का। उसके अंदर मेरा कुछ सपोर्ट फैयाज सर ने भी दिए। बहुत बड़ा एहसान है उनका मेरे सर पे, फैयाज सर का बहुत बड़ा एहसान है उनका। आपका तो कारोबार जो था अजीज भाई, पान की बड़ा दुकान थी, मुख्तसर सा एकदम छोटा सा कारोबार था, उसके बाद इतनी मेहनत करना। मेहनत किया, उसके अंदर मेरे को सपोर्ट दिए लोग। अब बोला ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे फैयाज सर का है। बहुत एहसान उनका मेरे ऊपर, तो जो इन्होंने मेरे साथ तक किया। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज भाई। इस वक्त आपके बेटे की इस पोजीशन को देखकर माशाअल्लाह बहुत अच्छा। पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुकाम पे बच्चे लोग को पहुंचाए। बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह तमाम बच्चे मुसलमान के ऐसी ही माँ बाप की खिदमत भी करे और उनका इन्हें सब वो भी नाम ऊंचा करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।